हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 17 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2020 जो राज्यसभा से पास हो गई है। तो क्या है ये बिल, किस बारे में ये बात करती है? तो सिंपली अगर कहें तो दिस बिल रेगुलेट करेंगी एंड स्टैंडर्डाइज करेंगी द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। यहाँ आप देख सकते हैं एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये याद रखना है आपको। तो क्या की प्रोविजंस है, तो आप देख सकते हो सबसे पहली बात डिफिनेशंस की गई है। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इज एन एसोसिएट या टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट ट्रेन्ड टू सपोर्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी इलनेस हो या फिर डिजीज हो, इंजरी हो या फिर इम्पेयरमेंट हो। और जब हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात करते हैं तो इसमें साइंटिस्ट आ सकते हैं, थेरेपिस्ट आ सकते हैं या फिर कोई अन्य प्रोफेशनल्स हु स्टडीज या फिर एडवाइजेज, रिसर्चेज, सुपरवाइजेज और प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव, थेरेपेटिक और प्रोफेशनल हेल्थ सर्विसेज। तो ये सब आप देख सकते हो ब्रॉड डेफिनेशन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करेंगी। और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौन होंगी इसके बारे में भी ये डेफिनेशन प्रॉपर्ली बताई गई है इस बिल में। तो और क्या अन्य बातें की गई हैं, तो देख सकते हो इट हैज रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरीज ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। तो हमने बात कर ली क्या है आपका एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन, तो उसी को ये रिकॉग्नाइज करते हैं टू इंक्लूड लाइफ साइंसेज प्रोफेशनल्स, ट्रॉमा एंड बर्न केयर प्रोफेशनल एज रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरीज। Along with that, ये जो आपका बिल है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस सेटअप करेगा और ये बेसिकली कमीशन फ्रेम करेंगे स्टैंडर्ड्स को फॉर रेगुलेटिंग एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड मेंटेन ए सेंट्रल रजिस्ट्री। Along with क्या, ये जो कमीशन है विल कंस्टिट्यूट ए प्रोफेशनल काउंसिल फॉर एवरी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन। और फिर आप देख सकते हो अन्य प्रोविजंस की बात करें तो देयर विल बी स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल्स। ये कंस्टिट्यूट की जाएंगे किन के द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ दिस बिल। और रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी बातें की गई हैं कि नो पर्सन इज अलाउड टू प्रैक्टिस एज ए क्वालिफाइड एंड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर अदर देन दोज जो इनरोल्ड होंगे इन ए स्टेट रजिस्टर और द नेशनल रजिस्टर। तो ये कुछ बातें कही गई हैं। और अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बिल देखें तो आप देख सकते हो द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स ये बेनिफिट कर सकती है अप्रोक्स 8 to 9 लाख एग्जिस्टिंग एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज वेल एज ये कैटर करेंगी टू द ग्लोबल शॉर्टेज प्रोजेक्टेड जो आपका देख सकता है 1.8 करोड़ का जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो 2030 तक शॉर्टेज हो सकती है। तो उस डर को या फिर उस कंसर्न्स को ये कैटर करेगा बाय द वर्क WHO ग्लोबल वर्कफोर्स रिपोर्ट है ना। तो ग्लोबल वर्कफोर्स रिपोर्ट जो WHO की है इसमें साफ साफ बोली जा रही है कि बाय 2030 वी विल बी हैविंग ए शॉर्टेज ऑफ 1.8 करोड़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अलॉन्ग विथ क्या बातें हो सकती हैं, क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो क्रिएशन ऑफ ए फ्रेश विजन ऑफ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। Along with we can say strengthening the workforce by task shifting models and improving access to quality services। तो ये सब बातें हो गई हैं। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एज सच मैंने आपको बार बार बताया है जब भी कोई बिल होता है तो प्रीलिम्स के लिए वो सिग्निफिकेंस नहीं होती है, एज वेल एज मेंस के लिए भी आपको उस बिल के की प्रोविजंस पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे सिग्निफिकेंस है तो सिग्निफिकेंस के जो आपके टॉपिक होंगे वो तो अन्य आंसर्स में यूज किए जा सकते हैं। सो ये की प्रोविजन जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ हम इन पॉइंट्स को कहाँ अन्य जगह पर यूज कर सकते हैं। तो ये बात जरूर याद रखना है आपको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इफ नोटा विंस कैन इलेक्शन बी नलिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेंटर से पूछा है, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगे। ये कंसर्न बेसिकली रहती ही थी, जैसे आप भी वोट देने जाते होगे तो एक तो पार्टीज के लिए वोट होती है, एक आपका ऑप्शन रहता है नोटा यानी कि नॉट ऑफ द एबव। तो क्या अगर जो वोट्स आई है किसी कंस्टिट्यूएंसी से, लेट्स से कि नोटा पर ज्यादा शेयर आया है, तो क्या इलेक्शन को नलिफाई किया जाएगा? ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से और इलेक्शन कमीशन से पूछी है। तो देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड सेंटर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिस्पॉन्ड टू ए प्लेयर कि फ्रेश इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन कंस्टिट्यूएंसीज और नॉट वेयर द मैक्सिमम वोट्स पोल्ड आर नोटा।
और जब हम बात करते हैं नोटा की, तो नोटा के कंसेप्ट को 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव। और ये बातें कब कही गई थी? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, टू नज पॉलिटिकल पार्टी टू नॉमिनेट क्लीन कैंडिडेट्स। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट्स लेट से उनको वोट मिला ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ वोट्स नोटा में चले गए, तो इसका मतलब जो जनता है उसको उन कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है। इसका मतलब अगली बार जब पार्टी चयन करेगी वहां से मेंबर को, तो वो जो है वो क्लीन कैंडिडेट्स को चूज कर सकती है। तो ये बातें लाई गई। तो ये हमें केस याद रखना है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटा डायरेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी। लेकिन आपको ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोटा डज नॉट प्रोवाइड फॉर ए राइट टू रिजेक्ट, है ना। यानी कि एज द नोटा वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो सिंपली क्या बोला जा रहा है, अगर नोटा में हमने अप्लाई किया अभी, तो नोटा के जो वोट जितने में आए वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जो अन्य कैंडिडेट्स को वोट्स मिली हैं उस हिसाब से बेसिकली कैंडिडेट्स विन करेंगे या लूज करेंगे, है ना। तो यानी कि क्या होगा, वो सिमिलर ही हो जाएगा। इसका मतलब नोटा होना या फिर ना होना बात बराबर है, क्योंकि अगर नोटा में मेजोरिटी वोट आता है तो भी कैंडिडेट्स जो मैक्सिमम वोट लाएंगी वो विन कर जाएंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ नोटा वोट्स पोल। और इससे पहले महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर भी जारी किया था फॉर द लोकल बॉडी पोल्स कि जो फ्रेश इलेक्शंस होंगे अगर नोटा इमर्जेज विनर। तो देख सकते हो महाराष्ट्र की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने तो अच्छी बात करी है, अच्छी काम की है, जिसमें साफ साफ बोला गया कि अगर नोटा मेजोरिटी वोट्स लाता है तो फिर वहां पर फ्रेश इलेक्शंस किए जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं अबाउट राइट टू रिजेक्ट की, तो ये ऑप्शन है एक प्रकार से जिसके तहत वोटर्स को एक ऑप्शन मिलता है कि वो डिसअप्रूव कर सकते हैं ऑल द कैंडिडेट व्हाइल कास्टिंग देयर वोट। और द नीड अराइजेज एज पॉलिटिकल पार्टीज जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को चुनते हैं वो अनडेमोक्रेटिक मैनर होता है, लीडिंग टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन, कास्टिज्म, इसलिए ये सब ऑप्शंस लाए गए थे। और अगर हम बात करें इश्यूज विद द राइट टू रिजेक्ट, तो यही बात है कि इफ ऑल द कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड एंड दैट कंस्टिट्यूएंसी गोज अनरिप्रेजेंटेड कंप्लीटली, कंस्टिट्यूटिंग ए वैलिड परमानेंट पार्लियामेंट मे नॉट बी पॉसिबल। सिंपल सा लॉजिक ले सकते हो कि अगर लेट से कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रही है या फिर इलेक्शन जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हो गई और हर कंस्टिट्यूएंसी में बेसिकली नोटा का ऑप्शन दे दिया गया, उसको मैंडेटरी कर दिया गया, तो भविष्य में हो सकता है कि जो पीपल्स होंगे वो वोट ना करें कैंडिडेट्स के ऊपर। तो अगर कैंडिडेट्स को वोट ना करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका सिस्टम है लेजिस्लेचर का या फिर मेंबर्स का वो डगमगा जाएगा। इसलिए इसका हमें प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, सिर्फ नोटा जो ऑप्शन दे देने से काम नहीं बनता। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए आपको सबसे पहली बात नोटा के बारे में पता होना चाहिए। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, और ये 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये केस आपको पता होनी चाहिए, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टीज एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस। और ये जरूर याद रखना है, 110% आपको रटने हैं। नोटा डज नॉट प्रोवाइड फॉर राइट टू रिजेक्ट, यानी कि इफ कैंडिडेट्स यानी कि मेजोरिटी ऑफ वोट्स नोटा के अंतर्गत आई है, फिर भी वही कैंडिडेट जीतेगा जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स आए हैं। तो ये बात याद रखना है। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। इट इज अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर बाय ऑल कंपनीज इन इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 2017 टू 20। इसके स्टेटस के बारे में है। तो देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा है ऑल डाटा विच आर रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्पेंडिंग के बारे में भी है, इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो इसी कंटेक्स्ट में ये हाईलाइट की गई है, इस रिपोर्ट की हाईलाइट से पता चला है द चेंजेस मेड टू द CSR रूल्स इन जनवरी 2021। तो आप सबसे पहली बात तो ये देख लो कि जो सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट 2013 का, प्रोवाइड्स CSR ऑब्लिगेशन फॉर कंपनीज लिस्टेड इन इंडिया। रट लेना ये, है ना। CSR ऑब्लिगेशंस किस एक्ट के तहत होती है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, विल्ड प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत होती है। और की अमेंडमेंट्स आप देख सकते हो, कंपनीज कैन अंडरटेक मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स, है ना, एंड कैन also set off the excess amount spent under CSR up to 3 succeeding financial year। तो क्या बातें कही गई हैं कि जो कंपनीज हैं वो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स कंडक्ट कर सकती हैं, साथ ही साथ जो एक्सेस अमाउंट उन्होंने CSR पर स्पेंड किए हैं उसको भी वो बेसिकली
यूज कर सकती है अप टू 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एलोंग विथ क्या बोला गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नॉन कंप्लायंस विथ CSR प्रोविजंस उसको डीक्रिमिनलाइज कर दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हो कंपनीज हैविंग CSR ऑब्लिगेशन बिलो 50 लाख उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम व्हाट, कंस्टिट्यूटिंग ए CSR कमिटी, यानी कि बिलो 50 लाख जिनका ऑब्लिगेशन बनता है CSR पे करने को, वो जो है CSR कमिटी गठित करने की जरूरत नहीं है। Along with we have international organizations have permitted to carry out designing, monitoring, evaluation of CSR projects. However, they cannot act as an implementing agency. और फिर देख सकते हो कोविड-19 वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन, अब ये पार्ट है CSR एक्टिविटीज का, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना कि CSR एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ किसके ऊपर होती है ना। इट अप्लाइज टू ऑल कंपनीज हु इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हैव नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 5 बिलियन, या फिर टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 10 बिलियन रुपीज, या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 50 मिलियन रुपीज। ये 3 कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। और जो भी कंपनी इन कैटेगरीज को क्वालिफाई करती है, ऑल सच कंपनीज आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट ए CSR कमिटी एंड स्पेंड इन द फाइनेंशियल ईयर एट लीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट जो बनाई गई है या अर्न की गई है ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये प्रोविजन आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है CSR एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ऑल सच कंपनीज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट ए CSR कमिटी एंड स्पेंड इन द फाइनेंशियल ईयर एट लीस्ट 2%, ये जरूर याद रखना है, एट लीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। और CSR की हम बात करते हैं तो आप देख लो, CSR इज जनरली अंडरस्टूड एज बीइंग द वे, रास्ता कह सकते हो, थ्रू विच ए कंपनी अचीव्स बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हो, उनकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। एलोंग विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता है, एलोंग विथ सोशल केयर भी होता है, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच कहा जाता है ना। तो ये देख सकते हो CSR एलोंग विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों का केयर कर रही है, इन्वायरमेंट का भी केयर कर रही है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है। तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच है। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखना है कि जो CSR है ये मैंडेटरी है या फिर ऑब्लिगेटरी है बिकॉज ऑफ सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और की अमेंडमेंट्स जो है ये आपको पता होने चाहिए। मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर सकती है टू सेट ऑफ देयर एक्सेस CSR। और फिर नॉन कंप्लायंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया, ये सीधा सीधी पता होनी चाहिए। और फिर ये भी पता होनी चाहिए कि 50 लाख के कम जिसका ऑब्लिगेशन है वो एग्जेम्प्ट की गई है फ्रॉम कंस्टिट्यूटिंग CSR कमिटीज को रिप्लेस करके आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है, ध्यान रखना। और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को परमिट की गई है टू डिजाइन मॉनिटर CSR प्रोजेक्ट, ये तो पता ही होगा। और ये याद रखना है कोविड-19 वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन, अब ये CSR एक्टिविटीज में है। और एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, यू कैन नॉट थिंक कि कहाँ से पूछा जाएगा कहाँ से नहीं पूछा जाएगा, बर्निंग टॉपिक है, क्वेश्चन कहीं से भी उठाए जा सकते हैं, तो ये याद रखना। और ये जो प्रोविजन है ये पता ही होनी चाहिए आपको। So let's move to the next topic. Cabinet clears National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021। तो इस बिल के की प्रोविजंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली बात तो ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की जो बात है ये बजट 2021-22 में ही अनाउंस की गई थी। और इसके तहत बेसिकली डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की बात की गई है जो एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा एंड डेवलपमेंट बैंक for creating supportive ecosystem across the life cycle of infrastructure project। सीधा बात कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया जा रहा है। और क्या के फीचर होंगे, तो शुरुआत में गवर्नमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में 20,000 करोड़ इन्फ्यूज करेंगी एंड उसके बाद धीरे धीरे 3 लाख करोड़ जो है उसको तक बढ़ाया जाएगा। और ये याद रखना है DFI विल बी इनिशियली 100% गवर्नमेंट ऑन, और फिर इसमें बाद में गवर्नमेंट अपने शेयर्स कम करेंगी 26% समय के बाद कर देंगी। और DFI विल गेट टैक्स बेनिफिट्स फॉर 10 ईयर्स। और गवर्नमेंट जो है वो अमेंड भी करेंगी इंडियन स्टैम्प एक्ट
सो दैट ग्लोबल पेंशन फंड्स अट्रैक्ट किए जा सके, सोवरिन फंड्स अट्रैक्ट किए जा सके, सो दैट इन फंड्स का इस्तेमाल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाएगा इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और डीएफआई जो होंगे एक प्रोफेशनली मैनेज बोर्ड होंगे इनके पास, विथ एटलीस्ट 50% ऑफ देम बीइंग नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। और फिर देख सकते हो जो सोर्स ऑफ देयर कैपिटल होगा वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड से भी अट्रैक्ट कर सकती है। दिस इंस्टीट्यूट उनके जो क्रेडिट वर्दीनेस है which enables them to raise larger amounts of money on international capital markets and provide financing on very competitive terms, ये इंश्योर करेंगी। और फिर देख सकते हो फंड्स रेज्ड बाय डीएफआई ये इस्तेमाल की जा सकेंगी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इट इज इन लाइन विथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 111 लाख करोड़ बाय 2024 टू 25। ये आपका एनआईपी की बात थी। एनआईपी के बारे में आप हमें बताइए क्या है ये। सो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है, एज सच अभी ये जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो रियलिटी नहीं बनी है, लेकिन हाँ डीएफआई के बारे में थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए कि ये है क्या, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ इसके की प्रोविजन जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है, ये बिल के ही स्टेज में है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 राज्यसभा में पास की गई है। तो ये जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल है, क्या बातें कहती है, तो ये बेसिकली अमेंड करेंगी द प्रोविजंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को टू इंक्रीज टाइम पीरियड विद इन विच अबॉर्शन में बी कैरिड आउट। और देख सकते हो ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो देख सकते हो मेनी केसेस हैव बीन सीकिंग परमिशन कि उन्हें अबॉर्शन प्रेगनेंसीज एबॉर्टिंग प्रेगनेंसीज की परमिशन दी जाए एट अ स्टेज दैट इज बियॉन्ड द 20 वीक्स और साइटिंग फीटल एब्नॉर्मलिटीज और रेप्स एंड फेल्यूर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इन सब कारणों के इश्यू के कारण ये जो है एक्सटेंशन ऑफ एबॉर्शन परमिशन बियॉन्ड 20 वीक्स बढ़ाने की बात की जा रही है। की प्रोविजंस क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम सिंस कंसेप्शन, देख सकते हो आप टू 12 वीक्स। तो जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, ये क्या कहता है, तो ये जो अप टू 12 वीक्स तक के लिए मैरिड वुमेन कर सकती हैं ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, लेकिन अगर 12 से 20 वीक्स रहा तो मैरिड वुमेन ऑन द एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर वो टर्मिनेट कर सकती है प्रेगनेंसी, और बियॉन्ड 20 वीक है तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन इस बिल में क्या बेसिकली सुधार की बात की गई है, तो देख सकते हो एनी वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिशियल स्टेटस वो टर्मिनेट कर सकती है प्रेगनेंसी को ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, बट हाँ अप टू 20 वीक्स तक। लेकिन अगर बियॉन्ड 20 वीक की जाए तो इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है, 20 से 24 वीक की कैटेगरी, जिसमें 2 डॉक्टर फॉर सम अदर कैटेगरीज टू बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, है ना। और जो मोर देन 24 वीक्स हो गए तो मेडिकल बोर्ड जो होंगे वो डिसाइड करेंगे इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फेटल एब्नॉर्मिटी। और इश्यूज क्या है, तो इश्यूज यही है कि नो रिलीफ फॉर रेप विक्टिम्स हु हैव क्रॉस्ड द 24 weeks limit, along with time frame for medical board's decision not specified, along with we can say unclear if transgender persons will be covered, and we have unavailability of qualified medical professional to terminate pregnancy। तो ये सब कुछ बातें की गई हैं। और आप देख सकते हो जो मेडिकल बोर्ड्स की बात की गई है, ईच बोर्ड विल हैव गायनोकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, radiologist, sonologist and other members notified by the state government, and we have the privacy of women whose pregnancy has been terminated can only be revealed to person which will be authorized by law। और बेसिकली आपको क्या याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए जो बिल है इसके प्रोविजंस याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जो है ये याद रखना है कि बियॉन्ड 20 वीक्स प्रेगनेंसी टर्मिनेशन नॉट अलाउड, बस ये याद रखना है। बात करते हैं शॉर्ट न्यूज की, तो द फर्स्ट वन इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों न्यूज में है, तो रिसेंटली डिस्क्वालिफिकेशन की इश्यूज नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपी के ऊपर रेज की गई है आफ्टर ही वाज फ्लेडेड एज कैंडिडेट, है ना, वो कैंडिडेट के रूप में चुने गए हैं इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन। दैट्स व्हाई इश्यू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रेज की गई है इस नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपी के लिए। हमें तो जानना है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो सबसे पहली बात, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो गवर्न होती है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, एंड बेसिकली ये कुछ प्रोसेस ले डाउन करती है जिसके तहत जो लेजिस्लेचर है उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो क्या ग्राउंड है, तो ग्राउंड ये है कि अगर कोई लेजिस्लेचर
वो डिफेक्टेड कहलाएगा अगर वो वॉलेंटरी गिव अप करता है द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और डिसओबे करता है द डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन ए वोट, या फिर जो अन्य बातें हैं नॉमिनेटेड एमपी हैं तो जो लॉ है स्पेसिफाइज कि विद इन 6 months ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड टू द हाउस वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन बियॉन्ड 6 months अगर कोई नॉमिनेटेड एमपी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसे एंटी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और फिर जो आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं चाहे वो अगले ही दिन क्यों ना हो तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ये भी एक प्रोविजन है। द नेक्स्ट वन इज 6th इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वोमेन्स फोरम मीटिंग। क्या है ये? IBSA वोमेन्स फोरम मीटिंग। तो देख सकते हैं ये जो फोरम है IBSA वोमेन्स फोरम मीटिंग लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने कुछ की इश्यू डिस्कस किए हैं दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी इश्यू की गई है हाईलाइटिंग द शेयर्ड IBSA गोल्स फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। और फिर देख सकते हो अगर हम IBSA की बात करें तो ये याद रखना है आपको, ये एस्टेब्लिश हुई थी 2003 में और IBSA कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है determined to contribute to the construction of new international architecture, bring their voice together on global issues, deepen their ties in various areas। अब हम बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। क्या है ये IPU? तो ये जो प्रेसिडेंट है IPU के इज ऑन इंडिया विजिट ऑन द इन्विटेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हमें तो जानना है IPU के बारे में। तो IPU ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट्स के और ये 1889 में फॉर्म की गई थी एंड इट इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग पीस थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। और करंट स्टेटस देखें तो इट हैज विद 179 मेंबर पार्लियामेंट जिसमें इंडिया भी शामिल है। याद रखना है करंटली इट हैज 179 मेंबर्स पार्लियामेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड 13 एसोसिएट मेंबर। हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। द नेक्स्ट इज चेनाब ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर। क्या न्यूज है बेसिकली? तो जब ये चेनाब ब्रिज कंप्लीट हो जाएंगे इट विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। 359 मीटर्स का होगा ये और 30 मीटर हाइयर देन द पेरिस एफेल टावर। पेरिस एफेल टावर से भी 30 मीटर हाइयर होने वाली है ये ब्रिज। चेनाब की बात करें तो चेनाब रिवर जो बनती हैं वो कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा रिवर इन हिमाचल प्रदेश। और आपको ये याद रखनी है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 ये जो इंडस है चेनाब है झेलम है ये पाकिस्तान को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन याद रखना है इंडिया कैन यूज द वाटर फॉर एग्रीकल्चर नेविगेशन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ये फैक्ट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि डिस्पाइट वी हैव इंडस वाटर ट्रीटी 1960 द इंडस चेनाब एंड झेलम ये जो एलोकेट किए गए हैं पाकिस्तान को, बट India can use the water for agriculture, navigation, development of hydroelectric power projects within the specified parameter. Now we have Gobi Desert। और गोबी डेजर्ट की बात करते हैं तो क्या न्यूज है बेसिकली ये चाइना में है, आपको यही याद रखनी है। चाइनीज कैपिटल बीजिंग इज एक्सपीरियंसिंग बिगेस्ट सैंड स्टॉर्म इन अ डिकेड। क्यों? बिकॉज ऑफ हैवी विंड्स ब्लोइंग इन फ्रॉम द गोबी डेजर्ट एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और अगर हम बात करें सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स की तो ये यूजुअली अकर करती है जब स्ट्रॉन्ग विंड्स लिफ्ट करती है हाई एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड ड्राई सॉइल रीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। और गोबी डेजर्ट बेसिकली मीन होता है इसका वाटरलेस प्लेस इन एशियाज लार्जेस्ट डेजर्ट। याद रखना है स्प्रेड ओवर नॉर्दर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया। ये दो रीजन में फैले हुए मंगोलिया और चाइना में। और मच ऑफ द गोबी डेजर्ट इज नॉट सैंडी बट वेयर रॉकी, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए, हमने ये कंप्लीट कर दिया। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।